और शुरुआत बड़ी खबर के साथ भारत चीन विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो रही है। जयशंकर गांग की द्विपक्षीय मुलाकात हुई। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के साइडलाइन पर यह मुलाकात हुई है। तवांग झड़प के बाद पहली बार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की यह मुलाकात हुई है। G20 शिखर सम्मेलन में विदेशी मंत्रियों की बैठक का दौर जारी है, जो आज और कल चलेगा। लेकिन इस बैठक से इतर एक बड़ी खबर, जहां G20 में विदेश मंत्रियों की बैठक के साइडलाइन भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। यह द्विपक्षीय मुलाकात रही। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के साइडलाइन पर यह मुलाकात हुई है। तवांग झड़प के बाद पहली बार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की यह मुलाकात है। अपने आप मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। तो जयशंकर गांग की यह द्विपक्षीय मुलाकात रही। हालांकि आज और कल 2 दिनों तक G20 में विदेश मंत्रियों की बैठक का सिलसिला जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की यह मुलाकात हुई है। तवांग झड़प के बाद यह पहला मौका होगा जब दोनों विदेश मंत्री आमने सामने होंगे, और इस लिहाज से यह कहा जा रहा है कि यह बैठक अपने आप में काफी अहम है। यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भारत चीन विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। तवांग झड़प के बाद ये पहली बार हुआ जब दोनों विदेश मंत्री आमने सामने रहे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ निकल कर आया इस मुलाकात से बाहर? है वो शुरू हो चुकी और G20 जो विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है, उसके साइडलाइंस पर भारत और चीन मंत्री आज मुलाकात कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि तवांग में दिसंबर में जिस तरह से झड़प हुई थी, उसके बाद ये पहला मौका है जबकि दोनों विदेश मंत्री आमने सामने इन पर्सन इस मीटिंग में है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री, जो नए विदेश मंत्री बने हैं हाल ही में चीन के, वो पहली बार भारत दौरे पर आए हैं और ये उनका पहला भारत दौरा है और ये पहली मुलाकात है विदेश मंत्री एस जयशंकर से। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में जो LAC विवाद है उसको लेकर भी बात हो सकती है। ये भी याद दिला दें कि अब से कुछ दिन पहले WMCC जो ग्रुप है सीमा विवाद को लेके, उस पर भी चर्चा कुछ दिन पहले हुई थी। उसमें दोनों देश जो है वो संपर्क में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो या डिप्लोमेटिक लेवल पे। तो उसके बाद ये बैठक है। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद एक स्टेटमेंट भी जारी होगा कि क्या कुछ चर्चा उस बैठक के दौरान हुई है दोनों देशों के बीच में। हालांकि इस मीटिंग में हमने ये भी देखा है कि पिछले 2-3 सालों के दौरान अगर गलवान की बात करें, तवांग की बात करें, इस तरह के कई फेस ऑफ हुए हैं। तो इसको सुलझाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, और जिस तरीके से फेस ऑफ का जिक्र आप कर रहे हैं, उसके बाद जब किन गान ने विदेश मंत्री का पद संभाला था, उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी, भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की तरफ चाइना जो है वो आगे कदम बढ़ाएगा। और ये पहला मौका होगा जब विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद गांग जो है वो भारत आए हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी माना जाए कि यहां से एक नए रिश्ते कायम करने की कोशिश दोनों देशों की रहेगी। देखिए, 2020 में जो गलवान के बाद आए हैं कि जब तक सीमा पर शांति बहाल नहीं होती है, जब तक जो एग्रीमेंट्स जो में हुए थे, जब तक उन पर अमल नहीं होता है और एक तरफा कोई बदल, तब तक भारत और चीन के सामान्य संबंध है वो होना मुश्किल है। सामान्य संबंध अभी नहीं है। बार बार विदेश मंत्री की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज की इस बैठक से एक रोड मैप तैयार हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। और हमने ये भी देखा है कि इससे पहले इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग एक ही फ्रेम में दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। लेकिन माना जा रहा है कि ये एक महत्वपूर्ण बैठक है, जहां एक तरफ विदेश मंत्री जयशंकर ने आज अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की है, द्विपक्षीय मुलाकात उनकी हुई है अब से कुछ देर पहले, और दूसरी बड़ी मुलाकात जो है वो चीन के विदेश मंत्री के साथ आज हो रही है। उम्मीद काफी है कि इससे जो LAC पर जो पिछले कई 2-3 साल से जो तनाव बना हुआ है उसको कम करने में इस मीटिंग से काफी उम्मीद जताई जाती है।
बिल्कुल शैलेंद्र, नजर आप बना के रखिए। हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 2 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें आपसी सहयोग और देशों के बीच मजबूत संबंधों पर चर्चा हुई। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इटली की प्रधानमंत्री ने पीएम की प्रशंसा की और उन्हें विश्वविख्यात नेता बताया। Prime Minister Modi knows that he can rely on us, on our cooperation, full round support for the upcoming G20 Indian Summit, G20 Summit. They can rely on Italy, on our government to further enhance our relations. I firmly believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval that the Prime Minister Modi has reached. I think he's the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. चलिए आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करेंगे। राजौरी में यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है और 16 लोग इसमें जख्मी हैं। कोटरनका और बुधल के बीच यह हादसा पेश आया है और हादसे के स्थल से ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देख सकते हैं, ये यात्री बस है जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। 16 लोग इसमें जख्मी हैं और 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान फिर से शुरू करने और जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स शुरू करने की मांग की है। न्यूज 18 से बात करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि सरकार को प्रॉपर्टी टैक्स के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। उन्होंने इस स्लैब के तहत आने वालों से टैक्स वसूलना शुरू करना चाहिए। जहां एक तरफ सरकार के आदेश के बाद इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो रुक चुकी है और उसी के बाद अब शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है कि ड्राइव एक बार फिर से शुरू की जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात की जा रही थी, शिवसेना डोगरा फ्रंट पूरी तरह से उसके समर्थन में आ चुका है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो जम्मू कश्मीर में जरूर यहाँ पर लगाया जाना चाहिए। इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के पोस्टर लेकर ये लोग जो है वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। तो साफ तौर पर इनसे बातचीत करने को। जी सर, क्या इंक्रोचमेंट ड्राइव खामोश क्यों हो गई? जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है फिर खामोशी क्यों है? जब एलजी साहब ने कहा कोई नहीं बचेगा, बड़ा गुर्गा, बड़ा मगरमच्छ, प्रारंभ करो भाई। आप ही ने तो शुरू करी थी। अब खामोशी नहीं आनी चाहिए, उससे मनोबल को नुकसान पहुंचाने का प्रयास होता है। और वो जो लोग बड़े बड़े 30वां रखा, अब कोई नहीं आएगा, इस तरह से गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारी बातें गलत हैं। इंक्रोचमेंट ड्राइव चलनी चाहिए और बड़े बड़े मुर्गे, बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको पकड़ करके अंदर करना चाहिए। यहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स का विषय है, जब एलजी साहब ने कहा 40% लोगों को टैक्स नहीं लगेगा, आप निश्चित करो उनकी दुकान और मकान। कौन 40% हैं जिनको नहीं लगने वाला है? शुरू करो ना। आप कह रहे ना बैठ करके चर्चा करेंगे, करो चर्चा एक बाजार के अंदर। चलो, जिसको नहीं लगना उसको क्रॉस लगाओ, जिसको लगना है उसको कितना लगना है, ताकि तुम्हारे नीचे बैठे हुए लोगों को फिर गुमराह करने का प्रयास ना कर पाए और आपस के अंदर मतभेद पैदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर 10,000 रुपया लगेगा, आपके नीचे लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 1,000 लगेगा। फिर नीचे वाले कौन है? उसके विषय के अंदर जानकारी चाहिए। इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स पर जब तक म्यूनिसिपैलिटी के अंदर भाई 274 करोड़ रुपए का नुकसान है, लेकिन उस प्रॉपर्टी टैक्स के बाद आप हमको देंगे क्या लाभ? ये नालियां साफ होती हैं, ये सफाई हो रही है, नहीं हो रही तो फिर टैक्स किस बात का भाई? आप एक्स्ट्रा प्रबंध क्या करने वाले हैं? ये प्रॉपर्टी का टैक्स आपको 121 करोड़ रुपया मिलेगा, उसके लिए जम्मू की जनता को आप क्या एक्स्ट्रा देने वाले हैं, उसके विषय के अंदर चर्चा करो। लेकिन आपके नीचे मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, आपके नीचे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए हैं,
जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहते हैं कि अभी इरिगेशन वाले आएंगे, अभी कस्टोडियन वाले आएंगे। इसका मतलब तालमेल नहीं है। अपने अंदर तालमेल पैदा कर लो। जो लोग बीच में खराबी प्रयास करें, उठा करके बाहर फेंको। पब्लिक के अंदर लोगों से संपर्क नहीं है आपके अधिकारियों का। अगर आप कोई चीज लागू करने का प्रयास करना चाहते हैं, पहले आपस में बातचीत कर लो, उसके बाद अगर आम राय बनती है फिर उसको लागू करने का प्रयास करो। लेकिन ऊपर से धड़ाम से मत फेंको कोई चीज जिसमें कोलाहल मचने का प्रयास हो रहा है। वो साफ तौर पर लगातार इनकी मांग यही है कि प्रॉपर्टी टैक्स तो लगना चाहिए, बट सरकार पहले जो है सारी चीज़ों में क्लैरिटी दे कि वो प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, क्या गलियाँ नालियों में जो परेशानियां लोगों को आती हैं उसका निवारण होगा या नहीं होगा। इस तरह की डिमांड जो है इनके द्वारा की जाती है। नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। पढ़ेंगे फीस और अन्य मुद्दों पर कुछ निजी स्कूलों के खिलाफ ढेर सारी शिकायतें मिल रही हैं। न्यू कॉन्वेंट हाई स्कूल हैदरपोरा ने स्कूल बसों को रोक दिया है, जिससे बच्चों को परेशानी हो रही है। अभिभावकों के एक समूह ने स्कूल प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का विरोध भी किया। उनका आरोप है कि स्कूल ट्रांसपोर्ट अचानक बंद कर दिया गया है और निजी ट्रांसपोर्टर्स द्वारा उन्हें अतिरिक्त पैसे देने के लिए कहा जा रहा है। छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता को भी पीड़ित करने का आरोप है। वहीं स्कूल के अधिकारियों का कहना है कि रिहायशी इलाके में बसें चलाने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने कोर्ट केस कर रखा है। न्यूज 18 के डिप्टी एडिटर शबीर अहमद ने इस गंभीर मुद्दे पर अभिभावकों के साथ स्कूल के अधिकारियों से बातचीत की। देखिए, स्कूल के पास यहाँ पेरेंट्स काफ़ी जमा है और इनकी परेशानी ये है कि इनके बच्चों को ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है। मुझे बताएं, आप पूरा नाम अपना बताएं। जी, मेरा नाम है गुलाम जिलानी पुरजा जी। मैं भी मेरी यहाँ बच्ची पढ़ रही है। यहाँ प्रॉब्लम है, हम तो मुझे लगता है पिछले साल हमारा जो बच्चा यहाँ रहा था स्मूथली आ रहा था, 2200 रुपया उसका हमारा ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग रहे थे। बदकिस्मती है परसों स्कूल यहाँ ओपन हो गया, लेकिन इन्होंने हमें कोई इन्फॉर्म नहीं की कि हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया ट्रांसपोर्ट की। तो अगर इनको ये प्रॉब्लम थी तो इन्होंने हमें बिफोर या 2 मुझे लगता है 20 दिन पहले ये शेयर करना था, लेकिन इन्होंने वो शेयर नहीं की। अब ये मसला है कि इस वक्त इन्होंने वैन कुछ ड्राइवरों के हमारे नंबर दिए थे, उन्होंने वो हमें कॉल कर रहे थे। अगर मैं प्राइवेट वैन्स ना, प्राइवेट वैन्स, तो वो इस वक्त मुझे बोल रहा है कि नहीं जी आपको 3000 रुपया देना है, 3000 रुपया देना है। मेरा बच्चा टैंकपुरा से यहाँ तक आ रहा है, ये हैदरपोरा और टैंकपुरा 3000, यही मसला है। और ये बोलता है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है वो बोल रही है हम इसके जिम्मेदार नहीं है। अभी 2 ही दिन हो गए स्कूल खुले और अब ये मसला यहाँ पैदा हुआ है। पेरेंट्स काफ़ी तादाद में है, कुछ बात भी कर रहे हैं, कुछ स्कूल अथॉरिटीज़ है, हालांकि प्रिंसिपल अभी मौजूद नहीं है, उनसे भी जानेंगे। आप मुझे बताइए, आप अंदर बात कर रहे थे, तो अंदर जो बात हो रही है ये कौन है और क्या बात हो रही थी? ये हमें कह रहे हैं कि जो आपने हमारी जो बसें यहाँ पर चल रही है वो हम इस वक्त नहीं दे रहे हैं, हमारा कोई इशू है। लेकिन जो उन्होंने प्राइवेट वैन हमारे यहाँ पर रखा है प्राइवेट एसोसिएशन के नाम पे, इन्होंने बुलाई है? इन्होंने ही बुलाए, उन्होंने उनको हमारा नंबर भी दिया है, वो हमको कॉल कर रहे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 2000 रुपये दे रहा हूँ बस फी, वो मुझे इस वक्त डिमांड कर रहे हैं 3500 रुपये। और मैं ये चाहता हूँ इनसे कि अगर मैं किसी प्राइवेट वैन में अपने बच्चे को छोड़ता हूँ कि मेरी बेटियाँ 2 यहाँ पर पढ़ रही है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो वैन वालों से ही हमें फ़ोन करा रहे हैं कि आप उनका हमें इनसे बात कीजिए, और जब हम उनसे बात करते हैं वो हमें डबल रेट बता रहे हैं। जैसे कि हम बच्चों को यहाँ जो 2500 भर रहे हैं वो हमें 3500 बोल रहे हैं, तो दैट इज़ टू मच। इससे पहले इन्फॉर्म आपको नहीं किया था? जी, इन्होंने इन्फॉर्म 2 दिन पहले किया, तो वो तो सही बात नहीं ना है। जबकि फर्स्ट पर स्कूल खुल रहा है, इन्होंने 2 दिन पहले हमें इन्फॉर्मेशन दी कि आप लोग खुद से ले आइए बच्चों को। प्रॉब्लम इसमें हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इस मामले में ये कि कंजक्ट एरिया है, इसमें ये बड़ी बसेस नहीं चल सकती है। अच्छा। इन बसेस में हाई कोर्ट में हमारे स्कूल के अगेंस्ट केस चल रहा है पिछले 6 साल से। इस साल बहुत उस पर इंसस हो गया है कि नहीं बसेस बंद होनी चाहिए, हमें प्रॉब्लम हो जाती है, डिलीवरी केस होता है, कुछ होता है, तो उसमें स्कूल को भी देखना है ना। गाड़ी बाहर जाएगी तो बाहर सीज हो जाएगी, ड्राइवर को सजा मिलेगा 1 साल का, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगी। अगर आपका 6 साल से मामला चल रहा है कोर्ट में, तो आपको अच्छा खासा वक्त देना था पेरेंट्स को। विंटर वेकेशंस थी, विंटर वेकेशन से पहले उनको बता देना चाहिए वाला था। जो हो गया ये नहीं होने वाला था, क्योंकि हमें जब परमिशन ही हम तो चलाते थे, पिछले जुलाई में भी हमें
हमें बहुत दिक्कत हो गई। उस वक्त भी हमने चलाया, हमने गाड़ी को पकड़ा, फाइन भरा, कुछ किया तो हमने चलाया। आपका ट्रांसपोर्ट डिसरप्ट हुआ है, वो इनकी वजह से नहीं, आपकी वजह से हुआ है। अल्टरनेट पैदा, एक मिनट आप सुने ना, आपने स्कूल शिफ्ट किया ऐसी जगह पे। मेरी वजह से नहीं, किसकी वजह? ये सिर्फ जो हमारी लोकलिटी है, लोकलिटी की वजह से। स्कूल अथॉरिटीज कहती हैं कि यहाँ पे मामला कोर्ट चला गया है, शिकायत की है। शिकायत इसलिए हुई है कि ये जो स्कूल है, आपको दिखाना चाहेंगे कहां पे है। बस्ती है, गुंजान बस्ती, और यहां पे स्कूल वाक़ है और सड़क ये है। एक स्कूल जो रेजिडेंशियल एरिया में खोला गया और ऐसी जगह पे खोला गया जहां पे इतनी तंग सड़कें हैं। ऐसे में जो मकामी लोग हैं वो शिकायत क्यों ना करें? और सवाल उनसे, उन अथॉरिटीज से जिन्होंने ऐसे स्कूल ऐसे रिहायशी इलाकों में खोलने की इजाजत दी, उन्हें भी जवाब देना होगा। और साथ में भी ऐसे प्राइवेट स्कूल चलाने वालों को भी, जो ये उस वक्त नहीं सोचते कि ये बच्चे आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, और जो आसपास लोग रहते हैं उनको किस तरह की तकलीफ होगी। फिलहाल परेशानी पेरेंट्स की है, लेकिन पेरेंट्स को भी जब एडमिशंस होते हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो देखें बच्चों की सेफ्टी और उन्हें किस तरह की जो सहूलियात हैं वो मैसर हों। शुएब शमीम के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। आगे बढ़ेंगे। रिलायंस जियो ने आज श्रीनगर शहर में 5G सेवाएं शुरू की हैं। इस सिलसिले में राजबाग श्रीनगर से जियो कर्मचारियों द्वारा एक मेगा बाइक रैली का आयोजन किया गया और जो पूरे शहर में घूम रही थी। रैली को रिलायंस के क्षेत्रीय उत्तर प्रमुख विपुल आहूजा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जियो का मुख्य उद्देश्य अन्य मोबाइल कंपनियों की तुलना में कहीं अधिक तेज सेवाएं प्रदान करना है। दूसरे लेवल पे लेके जाएगा। दिस विल बेनिफिट ऑल द पीपल ऑफ कश्मीर इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर। तो सबको बेनिफिट मिलेगा। 5G की जो स्पीड्स हैं आप लोग देखिएगा, 1 Gbps तक हमें जब लॉन्च किया तो दिखाया था, और सब सर्विसेज बेहतर होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। जियो की 5G सर्विसेज आज यहाँ कश्मीर में शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में जियो की एक मेगा रैली जो है, बाइक रैली का इनकाद यहाँ पे किया गया है। ये राजबाग से ये रैली शुरू हुई और यहाँ पे इस टाइम आप डलगेट में देख सकते हैं कि ये रैली यहाँ पे चल रही है। पूरा शहर जो ये बाइक रैली है ये कवर करेगी। मकसद इस बात का यही है कि जो जियो ऑफिशियल से हमारी बात हुई, मकसद यही है कि जो 5G सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च हुए हैं, जो हाल ही में LG मनोज सिन्हा ने लॉन्च किए, अब जो सर्विसेज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे श्रीनगर से शुरुआत हुई है। आज सुबह से ही हमने देखा कि जियो की जो 5G सर्विसेज हैं वो यहाँ पे चालू कर दी गई है। तो जियो का यही यहाँ पे कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो फार फ्लंग एरियाज है वहां पे नेटवर्क की कवरेज पहुंचे, जियो नेटवर्क की कवरेज पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है जियो 5G से फायदा हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन हो, या फिर और जो टूरिज्म वगैरह से वाबस्ता लोग हो उनको जियो 5G से फायदा मिले। फिलहाल आपने ये देखा कि ये रैली जो है ये राजबाग से निकली और यहाँ पूरा सिटी ये कवर करके फिर से राजबाग में फिर इख्तिताम पजीर होगी। इस रैली का मकसद यही है कि लोगों में जियो 5G के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाए। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। नौहटा में NIA ने अल उमर मुजाहिदीन के संस्थापक और कमांडर मुश्ताक जरगर की संपत्ति को अटैच किया है। जरगर पहले जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा था और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार था। वो हत्याओं सहित अन्य अपराधों में भी शामिल रहा है। मुश्ताक जरगर की आतंकी संगठन अलकायदा के साथ भी संबंध है। जरगर को UAPA के चौथे कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने आतंकवादी घोषित किया है। 1989 में जरगर ने रूबिया सईद का अपहरण किया था और 5 आतंकवादियों के बदले में रिहाई पर बातचीत की थी। मुश्ताक जरगर को 15 मई 1992 को गिरफ्तार किया गया था और इसे 31 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर C814 प्लेन हाईजैक एक्सचेंज सौदे के रूप में मसूद अजहर के साथ जेल से रिहा कर दिया गया था। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं मुश्ताक अहमद जरगर एलियास मुश्ताक लेटरम का है। अभी हम गनी मोहल्ला नौहट्टा में हैं।
जो शहर खास माना जाता है, डाउनटाउन का एक ऐसा एरिया जहां पे काफ़ी ज़्यादा एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती थी। आप पत्थरबाजों की बात कर लें, मैं आपको ये भी कह दूं कि ठीक जामा मस्जिद के पीछे है, ये जामा मस्जिद के पीछे, और ये एरिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। आज यहाँ सुबह MHA की टीम आई और उन्होंने यहाँ पे इनके घर पे, मुश्ताक ज़रगर के घर पे एक लीगल नोटिस लगाया है जिस पे साफ साफ ये लिखा गया है कि जो घर है, जो मुश्ताक ज़रगर इलियास मुश्ताक लेटरम, जो एक अल-उमर मुजाहिदीन के जो फाउंडर थे, उनका घर था, वो आज यहाँ पे सीज कर दिया गया है। आप देखें तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं MHA NIA की और JK पुलिस और आर्मी की एक कलेक्टिव एफर्ट्स है, और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी जगहें जो हैं वो अभी रेड हो चुकी हैं, सील हो चुकी हैं। हाल ही में सर्कुलर भी पास हुआ था SIU का भी, जहां पे ये मेंशन किया गया था कि अगर किसी भी जगह पे, यहाँ पे किसी भी टेररिस्ट को जगह दी जाएगी, पनाह दी जाएगी, या उनकी कोई भी प्रॉपर्टी है, उस पे कड़े से कड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। जहांगीर अजीज के साथ मैं सरोज कफील। उत्तरी कमांड समारोह मथुरा मिलिट्री स्टेशन पर आयोजित किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की, जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नदन कमांडर, जिसमें कुल 66 पुरस्कार विजेताओं को वीरता और प्रतिष्ठित सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी विशिष्ट बहादुरी और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। आगे बढ़ेंगे। शहीद पवन दंगल का आज अंतिम संस्कार किया जाना है। दोपहर 3 बजे ये अंतिम संस्कार की रस्म अदा की जानी थी। आपको बता दें, पवन दंगल का आज अंतिम संस्कार हुआ। रामपुर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा और पार्थिव शरीर को नम आंखों से सभी ने श्रद्धांजलि दी। सुपूत को विदाई देते हुए हर जगह लोग नजर आए। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भी इस दौरान मौजूद रहे। पुलवामा आतंकी मुठभेड़ में रामपुर के पवन दंगल शहीद हो गए थे। ग्राम पंचायत किन्नू के पिथवी गांव के ये रहने वाले थे। 28 साल इनकी उम्र थी। 20 दिन पहले ही वो अपने घर से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गए थे और ये घर के इकलौते बेटे थे, लेकिन आतंकवादियों के साथ अवंतीपोरा में मुठभेड़ में ये शहीद हो गए थे और इनके पैतृक गांव इनका पार्थिव शरीर पहुंचाया गया, जहां पर पूरे सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। शिमला के कांग्रेस मुख्यालय में महीने में एक दिन मंत्री बैठेंगे, जिसमें वो पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याएं सुनेंगे। सीएम सुक्खू ने पार्टी कार्यालय के दौरे के दौरान ये ऐलान किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सीएम के फैसले का स्वागत किया। वहीं इसकी शुरुआत खुद से करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक बदहाली पर सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी और पूर्व की जयराम सरकार की कारगुजारियों को जनता के सामने रखेगी। कांग्रेस अपनी सभी गारंटी 5 साल में पूरा करेगी। वहीं उन्होंने भाजपा की विधायक दल की बैठक को लेकर कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इसे लेकर भाजपा विधायक दल महंगाई के खिलाफ प्रस्ताव पारित करे और ये प्रस्ताव को भेजे। पार्टी की अप्रोच नेताओं तक पहुंचे, मंत्रिमंडल तक पहुंचे, इस दृष्टिकोण से हमने कांग्रेस ऑफिस में बैठने का निर्णय किया है और हम आने वाले समय में जो और हमारी सरकार की गारंटियां उसको पूरा करेंगे। जनता ने हम पर विश्वास किया है, हम जनता को विश्वास देना चाहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था 4 साल में ठीक होगी, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं होगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इस सरकार के खिलाफ हमारी सरकार ने फैसला किया है कि फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट हुआ है, जिस प्रकार आर्थिक बदहाली में ये राज्य पहुंचा है, हमारी सरकार इसके खिलाफ एक व्हाइट पेपर लाएगी जो आने वाले समय में जनता के सामने रखा जाएगा। इस व्हाइट पेपर के द्वारा हम लोगों को ये बताएंगे कि किस प्रकार से आर्थिक स्थिति की बदहाली हुई है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इसकी शुरुआत की है। हमने ये तय किया था कि महीने में एक मंत्री अवश्य यहाँ पर बैठेंगे और लोगों की जो ग्रीवेंसेज है उसको सुनना उनका भी कर्तव्य है, तो उसके लिए हमने उनसे आग्रह किया और सभी ने स्वीकार किया कि हम महीने में एक दिन देंगे। आज उसकी शुरुआत
मुख्यमंत्री जी ने की है, तो इनका पार्टी की तरफ से मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। वो कहते थे मैं सिलेंडर में जो महंगाई बढ़ी है या दाम बढ़े हैं उसको मैं कम करके दूंगा। उन्होंने ये वायदा लोगों से किया था और बार बार और चीजों पे भी, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सीमेंट है, सरिया है, इसके भी बहुत कीमतें बढ़ी, तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे मौका दे एक बार और मैं इसको अवश्य निर्धारित करूंगा। ये जो प्राइसेस बढ़ी है इसको कम किया जाएगा सरकार आने पर। अब तो 8 साल हो गए हैं, कहाँ तो कम करने की बात, वो और इसमें बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। ये जनता के ऊपर एक और आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। इसके लिए सभी दुखी है और हम इस सरकार से आग्रह करते हैं कि आप जनता की तरफ देखो, जनता के जो नाराजगी है उसको समझने की कोशिश करो और इसका जल्दी से जल्दी समाधान करके दें। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।